हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आपका अनुरंजन भारद्वाज के इस चैनल पे, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं आज बायोलॉजी के इस चैप्टर में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें मैंने आपको पहले ही हमने किया है 3 ग्लैंड के बारे में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, 2 ग्लैंड के बारे में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने बात कर ली है। आज हमारे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग 2 या 3 और ग्लैंड को देखेंगे दोस्तों। एक तो सबसे पहला हमारा पीनियल ग्लैंड होगा और दूसरा हमारा थायराइड ग्लैंड होगा और थैमस ग्लैंड होगा। चूँकि थायराइड ग्लैंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम लोग लेटर ऑन समझेंगे, सबसे लास्ट में समझेंगे। थैमस को उससे पहले समझेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पीनियल ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। पीनियल ग्लैंड को हम लोग एपिफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड, देखिए दोस्तों, किसी भी ग्लैंड के बारे में हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कोई भी ग्लैंड कहाँ अवस्थित है, उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। लोकेशन क्या है। किसी ने एक आदमी से पूछा कि लीवर कहाँ है, तो उसने कहा गर्दन में। बिल्कुल भी इस तरह का नॉलेज हमें चाहिए नहीं और हमें रखना भी नहीं चाहिए इस तरह का कि अगर हम लीवर को गर्दन में या फेफड़ा को जो है मतलब पेट में डाल दें तो वो फिर इस लिहाज से तो एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो चूँकि ये तो लीवर और जो लंग्स हैं ये तो बड़ी बड़ी ऑर्गन है तो सबको पता है, बट ग्लैंड्स के बारे में हम लोग उसके लोकेशन को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं। इस वजह से सबसे पहले ग्लैंड्स को के लोकेशन को ध्यान में रखना आवश्यक है। क्लियर है। दूसरी बात हम लोग करें कि जो भी ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। क्या वो सिंगल लोब का बना हुआ है या उसमें डबल लोब है या वो 3-4 लोब का बना हुआ है, इस तरह से। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, आप में से कितनों को पता है कि जो लंग्स है वो कितने लोब्स के बने हुए हैं? आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि जो लंग्स है वो कितने लोब्स के बने हुए हैं, उसमें कितने लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लीवर के बारे में भी सर्च कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, ये दोनों तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि लीवर और लंग्स जो हैं वो कितने लोब्स के बने हुए होते हैं। तो ये बात हुई दोस्तों कि ग्लैंड का स्ट्रक्चर, ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है उसको हमें ध्यान में रखना है। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ग्लैंड है वो कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, वो कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, और उसके बाद ये हार्मोन का फंक्शन क्या है, ठीक है। ये हार्मोन का फंक्शन क्या है, इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है, समझने की ज़रूरत है। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बहुत हार्मोन तो उसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि उसका काम क्या होगा। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का हम बहुत सारा हार्मोन हमने देखा। जो सबसे टफेस्ट नाम जो इस चैप्टर में है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ही है, जैसे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आप इसके कंसेप्ट को पढ़ते हैं, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि सबसे पहले थायराइड सुन के तो ये समझ में आ गया होगा कि ये थायराइड पे एक्ट करेगा। अब स्टिमुलेट का मतलब होता है कि उसको रिलीज करने के लिए, या हार्मोन आगे का जो उसका काम है वो आगे का काम करने के लिए उसको एक्टिवेट करना। यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड को एक्टिवेट करने का काम करता है। जो थायराइड ग्लैंड है हमारे गर्दन में, नेक में, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। समझ में आई। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। अब उसका फंक्शन देख लेंगे। तो फंक्शन अगर हम जान जाते हैं तो क्या हम उसकी डिसऑर्डर के बारे में नहीं बता सकते। हाँ, कुछ नाम, थोड़ा बहुत अटपटा सा नाम है, वो हमें देखना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, क्वेश्चन भी उन्हीं अटपटे नामों से पूछे जाते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। पीनियल ग्लैंड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो पीनियल ग्लैंड को एपिफाइसिस भी कहा जाता है। लोकेशन एंड स्ट्रक्चर की बात करें इसका, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने कहा था कि ये जो है वो
pineal gland is located below the cerebrum, that is the dorsal side of forebrain. forebrain जो दोस्तों cerebrum है, इसको हम लोग forebrain भी कहते हैं, उसके डोर्सल साइड में, यानी कि उसके पीछे साइड में। अभी यहाँ पे एक और नया टर्म आ गया, डोर्सल, ठीक है, और एक दूसरा टर्म होता है वेंट्रल, ठीक है। दूसरा टर्म यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरा टर्म होता है वेंट्रल, ठीक है, दूसरा टर्म होता है वेंट्रल। डोर्सल की बात करें दोस्तों, तो डोर्सल जो है वो हम लोग, जैसे ये हमारा फेस है, ठीक है, फेस है, तो फेस के साइड के भाग को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल, ओके, फेस के साइड के भाग को बोलते हैं वेंट्रल। जबकि इसका जो पीछे वाला भाग है, ठीक है, पीछे वाला जो भाग है, ये आप ऐसे बना लो, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, तो पीछे वाला जो भाग है वो उसको हम लोग बोलते हैं डोर्सल साइड, ठीक है, वेंट्रल साइड एंड डोर्सल साइड। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, इसका मतलब ब्रेन के पीछे वाले भाग में इसकी अवस्थिति है। स्मॉल राउंड शेप ग्लैंड विच कंप्राइजेज ऑफ पीनियल सेल्स, तो ये छोटा सा राउंड शेप का गोलाकार ग्लैंड है जो किससे बना हुआ होता है, पीनियल सेल से बना होता है। ये भी सिंपल है, नाम ही है पीनियल ग्लैंड, तो उसके सेल्स को पीनियल सेल्स बोला जाता है, ठीक है। चलिए, हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है पीनियल ग्लैंड, तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम है मेलाटोनिन। इट प्रोड्यूसेस ए हार्मोन नेम्ड एज मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन का के फंक्शन के बारे में बात करें तो इट ऑलमोस्ट कंट्रोल ऑल द बायोलॉजिकल साइकिल, दैट इज द सर्कैडियन रिदम्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जितनी भी दोस्तों एक साइकिल हमारे बॉडी में होता है, फॉर एग्जांपल हम लोगों को रात में नींद आती है, ठीक है, स्लीप, और सुबह में हम लोग जग जाते हैं, तो उसको हम लोग स्लीप साइकिल बोलते हैं, ठीक है, स्लीप साइकिल बोलते हैं। इस तरह के कई सारे साइकिल्स हमारे बॉडी में चलते रहते हैं जो हम लोग अपने जिसे हम लोग बायोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करें दोस्तों, पीनियल ग्लैंड जो है वो हमें रात में नींद लाने में मदद करती है, ठीक है। यानी कि जो मेलाटोनिन है वो कारण है हमारे नींद आने का, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम लोग लाइट को बुझा देते हैं, ठीक है, लाइट के बंद होने पर या हल्के लाइट में, ठीक है, हमें नींद आती है। वो नींद इसीलिए आती है क्योंकि उस समय में ये पीनियल ग्लैंड जो है एक्टिवेट हो जाता है, ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, और इस समय में जो है मेलाटोनिन अधिक सेक्रेट होता है, जिसके कारण से हमें नींद आना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करें दोस्तों कि कुछ एनिमल्स में ये स्किन ऑफ कलर, जो एनिमल्स कलर ऑफ स्किन जो है उसको डिसाइड करता है। और दूसरा पॉसिबली एक्ट एज द इनहिबिटरी फैक्टर्स फॉर सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मैमल्स की बात करें, कुछ एनिमल्स में स्किन के कलर को डिसाइड करता है, और मैमल्स में अगर बात करें तो संभवतः ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीनियल ग्लैंड के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट ग्लैंड हमारे पास है वो है, अगर हम ऊपर से नीचे सीरीज में देखें तो पीनियल ग्लैंड के बाद हमें थायराइड ग्लैंड पढ़ना है, ठीक है। हमने प्रारंभ में भी कहा कि हम थायराइड ग्लैंड को सबसे लास्ट में देखेंगे, पहले ये कुछ दो छोटे छोटे ग्लैंड हैं, इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड का दोस्तों सबसे पहले लोकेशन देखें तो थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन द मेडिस्टिनम बिटवीन स्टर्नम एंड अरोटा एंड इट इज अ बायलोबुलर स्ट्रक्चर। हमने कहा था लोब का मतलब क्या होता है, तो सॉरी, इट इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर, तो ये सिंगल लोब का बना हुआ होता है, ठीक है, सिंगल लोब है, लोबुलर मतलब सिंगल लोब, अगर बायलोबुलर होता तो डबल लोब, ठीक है। तो ये एक लोबुलर स्ट्रक्चर है, इट मीन्स एक लोब का बना हुआ स्ट्रक्चर है। दूसरी बात करें इसके लोकेशन की, तो इसका जो लोकेशन है वो मीडियस्टिनम है। मीडियस्टिनम एक स्पेस है दोस्तों जो स्टर्नम और अरोटा के बीच में है। अगर हम बात करें स्टर्नम की, तो स्टर्नम दोस्तों हमारे चेस्ट में, हमारे चेस्ट का एक बोन है, ठीक है। जो चेस्ट है उसका जो बोन का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो वो पीछे साइड से वर्टेब्रा से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारा ओके, तो जो पीछे साइड से है वो वर्टेब्रा से जुड़ा हुआ होता है, और जो दूसरा आगे साइड है वो एक बोन से जुड़ा हुआ होता है,
जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो इस तरह से ये इस तरह से ऐसे करके ये जुड़ा हुआ होता है, तो रिब केज बनाता है। ठीक है, अगर आप इसको 3D में थोड़ा सा ऊपर उठा करके देखें तो आप इमेजिन कर सकते हो, या आप खुद अपने सीने पे हाथ रख के देखिए, जो बीच में जो एक बोन है थोड़ा थिक है, थोड़ा चौड़ा टाइप, चौड़ी पट्टी जैसा है। ठीक है, उसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। तो स्टर्नम। दूसरा हो गया हमारा एरोटा। ये स्टर्नम समझ में आ गया। एरोटा, एरोटा दोस्तों जो हार्ट से जो ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में आकर के फिर हार्ट उसको पंप करती है, तो वो पूरे बॉडी में जाता है। तो वो जिस ट्यूब से निकल कर के पूरे बॉडी में जाता है, उस प्राइमरी ट्यूब को हम लोग एरोटा बोलते हैं। यानी कि हार्ट से जुड़ा हुआ जो ट्यूब होगा उसको हम लोग एरोटा बोलेंगे। तो ये एरोटा के वेंट्रल साइड में और स्टर्नम के डोर्सल साइड में अवस्थित है, यानी बीच में अवस्थित है। उस प्लेस को हम लोग मेडिस्टेनम बोलते हैं। ठीक है, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर क्लियर। अब हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें इसमें कि जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रेट करता है। इस लाइन पे हम लोग बाद में आते हैं। थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम है थाइमोसिन, और ये थाइमोसिन कुछ सर्टेन डब्ल्यूबीसी को के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, फंक्शंस ऑफ थाइमोसिन। तो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन डब्ल्यूबीसी, इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, इम्यूनिटी के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार कैसे थाइमस ग्लैंड जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो थाइमस ग्लैंड के अंदर एक प्रकार का स्पेशल सेल पाया जाता है जिसको हम लोग हेसल्स कॉर्पसल्स बोलते हैं। ठीक है, इस नाम को याद रखेंगे, हेसल्स कॉर्पसल्स, विच इज़ फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक कहने का मतलब है कि वो जो है, जो भी चीज़ आएगा उसको, जो एंटीजन आएगा उसको खा जाएगा। ठीक है, उसको किल कर देगा सॉरी, उसको किल कर देगा। तो ऐसे सेल्स को हम लोग फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो हेसल्स कॉर्पसल्स एक प्रकार के फैगोसाइटिक सेल्स हैं। ठीक, हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो एज के साथ, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो हमारे अंदर जो थाइमस ग्लैंड है वो डिसअपियर होते जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, प्यूबर्टी से पहले, बिफोर प्यूबर्टी, जो 12, 13, 14 साल का एज है, उस एज से नीचे जो थाइमस ग्लैंड है उसका वजन 30 से 40 ग्राम तक होता है, जबकि एडल्ट में ये 10 से 15 ग्राम का हो जाता है। और फिर एडल्ट से जब हम लोग ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर ये डिसअपियर हो जाता है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है दोस्तों, इसके डिसअपियरेंस का और इसके बचपन में होने का, ये मैं आपको अभी समझाने का प्रयास करता हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने इस नए स्लाइड में कि आखिरकार क्या होता है। आपने कोविड-19 का नाम सुना? नाम सुनना तो दूर, इसे भूलना बहुत ही मुश्किल है। चलिए, तो कोविड-19 में हमने एक टर्म देखा, वैक्सीन। चलिए, ये वैक्सीन तो सबको पड़ा, एडल्ट हो, चाइल्ड हो, ओल्ड एज हो, सभी को पड़ा। बट आपको पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, बर्थ के समय उसको कई सारे वैक्सीन्स दिए जाते हैं, जैसे बीसीजी का वैक्सीन्स। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वैक्सीन्स हैं जो चाइल्ड को, जो बच्चा है, जो नवजात शिशु है, उसको दिया जाता है। ये वैक्सीन्स क्या करता है? क्या बीसीजी का जो वैक्सीन है, क्या उसको डालेंगे बच्चे के शरीर में डालेंगे तो उसको वो बीमारी नहीं हो जाएगा? लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। एक तो उसके पीछे दो कारण है। एक तो इसके अंदर जो भी जो ये वैक्सीन बनाया जाता है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग प्रयोग करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता, जैसा कि हमने कोविड-19 के केस में देखा था। ठीक है, कोविड-19 के केस में दो तरह के वैक्सीन थे, एक mRNA वैक्सीन था, ठीक है, और दूसरा जो हम लोगों का कोवैक्सीन था, वो इस तरह के वीक कोवैक्सीन जो था वो इस तरह के टेक्नोलॉजी पर आधारित था, जो वीक कोरोना वायरस था उससे हम लोग बनाए हुए थे। ठीक है, तो
ऐसा क्या होता है ये, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग किसी भी बॉडी के अंदर वैक्सीन डालते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर जब हम लोग वैक्सीन देते हैं, तो खास करके जब बच्चे को देते हैं, तो बच्चे के अंदर है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, और इसके अंदर है, और ये क्या करता है, डेवलपमेंट, डब्ल्यूबीसी का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। साथ ही इसके पास है हेसल्स कॉर्पसल्स, हेसल्स सेल्स, ठीक है। अभी जब इसके अंदर कोई एंटीजन आया, ठीक है, लेट्स सपोज कोई एंटीजन आया, और जो हम लोग जो हम लोग वैक्सीन के थ्रू इसके बॉडी के अंदर डालते हैं, तो थाइमस ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होता है बच्चे में। तो थाइमस ग्लैंड क्या करेगा, इस एंटीजन के अगेंस्ट इस डब्ल्यूबीसी को डेवलप करेगा, किसके लिए, एंटीबॉडी के लिए, ठीक है, एंटीबॉडी बनाने के लिए। और जब ये एंटीबॉडी बन जाएगा तो ये एंटीजन ख़त्म, और इस डब्ल्यूबीसी को पता चल जाएगा कि भाई अब अगर इस तरह का एंटीजन, इस तरह का कोई आदमी हमारे शरीर में घुसता है, आदमी नहीं मतलब कुछ भी आप समझ लो, तो हमें ये एंटीबॉडी सेक्रेट करना है, ये वाला एंटीबॉडी सेक्रेट करना है, एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है, ये सीख जाता है। तो इस तरह से इसके डेवलपमेंट में थाइमस ग्लैंड हेल्प करता है। दूसरा, इसके पास जो हेसल्स कॉर्पसल्स है, ये कुछ बहुत सारे एंटीजन ऐसे होते हैं जो जो जिससे डब्ल्यूबीसी जो है वो फाइट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको ये थाइमस ग्लैंड जो है, आप देखे होंगे कि बच्चे जो है मतलब एकदम मिट्टी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इधर उधर लेट रहे हैं, उसको कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। उसके पीछे कारण है कि जो हेसल्स कॉर्पसल्स है वो उन सारे एंटीजन्स को जो उन सब तरीके से अंदर जा रहा है वो उसको खा जा रहा है, ठीक है, किल कर दे रहा है। इस वजह से जो है ये हेसल्स कॉर्पसल्स भी बच्चे को के इम्यून को बढ़ाने में मदद करता है। तो ओवरऑल थाइमस ग्लैंड का ये फंक्शन था कि ये डब्ल्यूबीसी को डेवलपमेंट करके डब्ल्यूबीसी का डेवलपमेंट करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ठीक है। चूँकि बच्चों में ये ज़्यादा रहता है, इसलिए बच्चों में वैक्सीन हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डालते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लें, इसके बाद जो दूसरा हम लोगों का ग्लैंड है दोस्तों, थाइमस ग्लैंड के बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है हमारे पास, वो है हमारा थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के बारे में बात करें, सबसे पहले इसका लोकेशन के बारे में, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो दोस्तों ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक लोब इधर और दूसरा लोब इधर, ठीक है। इसके लिए हमने एक अलग से स्लाइड बना रखा है इसके फिगर के लिए, तो हम लोग देखेंगे उसको। इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर लोकेटेड एंटेरियर टू द लेरिंग्स इन द नेक। लेरिंग्स दोस्तों हम लोग वॉइस बॉक्स को कहते हैं। जब हम लोग कुछ निगलते हैं तो आपके गले के पास एक वॉइस बॉक्स है, जहाँ पर से साउंड जो है हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जहाँ से साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, लेरिंग्स कहाँ पे है, तो लेरिंग्स जब हम लोग कुछ निगलते हैं तो एक छोटा सा एक ऑर्गन है जो ऊपर नीचे होता है, ठीक है, दैट इज़ द लेरिंग्स, ठीक है, वही है वॉइस बॉक्स। और उसके जस्ट नीचे पाया जाता है ये हमारा थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दोनों साइड से, एक लोब इधर साइड से, एक लोब इधर साइड से, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, और दोनों दोस्तों ये हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये एच शेप्ड है। कैसा है, एच शेप्ड, ठीक। एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, और बीच में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए ये बन गया हमारा थायरॉयड ग्लैंड। दोस्तों थायरॉयड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऐसे जनरली इन जनरल विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये भी आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आजकल हर कोई जानता है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला ये बाइलोब्ड है, और दूसरा एच शेप्ड है। अभी हमने बताया कि किस तरह से ये एच शेप्ड है। एंड दोनों जो लोब है, दोनों लोब, द एच शेप स्ट्रक्चर कनेक्टेड बाय इस्थमस। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिखाता हूँ,
अगर ये एक लॉब है लेट्स सपोज और एक ये लॉब है, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो कनेक्टिंग लिंक है दोनों के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। क्लियर? चलिए दूसरी बात दोस्तों हम लोग देखें, गौर करें तो इट कंप्राइज ऑफ ए टाइप ऑफ सेल कॉल्ड एज फॉलिकुलर सेल्स एंड इन बिटवीन द फॉलिकुलर सेल्स अनदर टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर कॉल्ड पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। एंड द थायरॉइड ग्लैंड इज वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। सबसे पहला चीज़ कि जो ये थायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है, ये थायरॉइड ग्लैंड दो तरह के सेल से बने हुए हैं। अगर हम इसके माइक्रोस्कोपिक इमेज को देखने का प्रयास करेंगे तो हम लोग देखते हैं, हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है कि देखिए दोस्तों, अगर इसकी ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है जो हमने एलिमेंट्री बायोलॉजी की बुक से निकाला है। इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सेल्स, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज फॉलिकुलर सेल्स और थायरॉइड फॉलिकल्स, ठीक है। और इनके बीच में जो जगह खाली है, इनके बीच में जो जगह खाली है उसको फॉलिकुलर एपिथेलियम बोलते हैं, हमारे लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम लोग कोलोइड कंटेनिंग T3 एंड T4, एक ऐसा फ्लैट फ्लूइड होता है जिसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ कि ये इसके दो फॉलिकुलर सेल्स या फॉलिकल्स के बीच में जो जगह है, ठीक है, उस जगह को हम लोग एस्ट्रोमा बोलते हैं, जो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। और इस एस्ट्रोमा में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाया जाता है जिसको हम लोग सी सेल्स बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स पिछले स्लाइड में हमने देखा था। इट कंप्राइजेज ऑफ cells called follicular cells and in between the follicular cells another type of cells are there called as parafollicular cells। समझ में आई बात? तो ये जो थायरॉइड ग्लैंड है ये फॉलिकल सेल से बना हुआ है, और दो फॉलिकल सेल्स के बीच में जो कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं इसको हम लोग पैराफॉलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स कहते हैं, ठीक है। और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो T3 एंड T4 जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे बॉडी के लिए। चलिए, हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड के बारे में बात करें तो इनके पास दो सेल्स हैं, हमने कहा था एक फॉलिकुलर सेल्स है और दूसरा जो ये फॉलिकुलर नहीं है दोस्तों, ये पैराफॉलिकुलर है। आप लोग सी सेल्स इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया फॉलिकुलर सेल्स और दूसरा हो गया पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल्स से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन जिसको T4 कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है, जिसको हम लोग T3 कहते हैं। और जो एक तीसरा हार्मोन सेक्रेट होता है सी सेल से जिसको हम लोग थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं, ठीक है। तो तीन हार्मोन हो गए, टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन। दोस्तों बात करें T4 और T3 की, T4 और T3 की, ये T4 और 3 जो है ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स को, आयोडीन के एटम को बताता है, आयोडीन के एटम को बताता है, ठीक है। यानी कि टेट्रा आयोडोथायरोनिन को बनाने में 4 आयोडीन एटम लगे हैं, जबकि ट्राई आयोडोथायरोनिन को बनाने में 3 आयोडीन एटम की आवश्यकता है। दोस्तों जो T3 है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, जबकि T4 जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जो T4 है वो दोस्तों कम एक्टिवेट होता है, लेस एक्टिवेट होता है देन T3, एंड इसलिए जब भी हमें T3 की कमी होती है, जब भी T3 कम पड़ जाता है तो जो T4 है ये एक आयोडीन को लूज करके T3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख रखा है, T4 कैन बी कन्वर्टेड इनटू T3 बाय रिमूविंग वन आयोडीन आइटम एंड देयरफॉर दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस। ओके, जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे उन दोनों का फंक्शन सिमिलर होता है। सो कंसिडर्ड एज द सेम नेम अंडर थायरॉइड हार्मोन,
ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग एक ही साथ याद रख सकते हैं, इसको थायराइड हार्मोन कहते हैं, यानी कि TH बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गई। थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड टू secrete TH by TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, विच इज सेक्रेटेड बाय पार्स डिस्टलिस। तो दोस्तों पिछले क्लास में हमने पार्स डिस्टलिस के बारे में पढ़ा था, आपको कमेंट में बताना है कि ये पार्स डिस्टलिस क्या होता है, ठीक है, कहाँ है, क्या सेक्रेट करता है। तो दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग बात करें फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड की। तो फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड में हम लोग देखते हैं कि जो थायराइड हार्मोन का फंक्शंस है, तो थायराइड हार्मोन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों कि दे मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप खाना खाते हो, वो स्टमक में जाता है, फिर वहाँ डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये इसका एक स्पीड है, समझ में आ रही है बात। वहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ एसिमिलेशन होता है, ये जितनी भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। हम लोग सांस लेते हैं, वो भी जब हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो अंदर जाता है, तो वहाँ पर भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होता है। तो जितना भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारे बॉडी में हो रहा है, उन सभी मेटाबॉलिक फंक्शंस का एक रेट है दोस्तों, वो एक स्पीड में होता है। और उस स्पीड को, जो एक नॉर्मल स्पीड है, दैट इज कॉल्ड एज BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट स्थिर रहता है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन सेक्रेट होता है, यही थायराइड हार्मोन जो है इसको कंट्रोल करता है। दूसरा, दे प्रमोट द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो है मसल्स के फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग बात करें मसल्स के फॉर्मेशन में, मूवमेंट में, जो ट्राइसेप्स बाइसेप्स हम लोग देखते हैं, उसमें थायराइड ग्लैंड का बहुत ज़्यादा, थायराइड हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद दे डेवलप्ड मेंटल फीचर्स, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है दोस्तों, वो थायराइड हार्मोन के कारण होता है। तो अगर हम लोग बात करें एक ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है, जो लंबाई है, चौड़ाई है, ये बढ़े तो दैट इज ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रहा है। लेकिन मेंटल डेवलपमेंट दैट इज बिकॉज ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। एज के साथ हम लोग कभी कभी भूलने लगते हैं, तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारे बॉडी के अंदर थायराइड सेक्रेशन जो है थायरोक्सिन हार्मोन का, थायराइड हार्मोन का, वो कम हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग उसके बाद बात करें, जो हमारा पैराफोलिकुलर सेल्स था, उससे एक हार्मोन सेक्रेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन, इट इज द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पैराफोलिकुलर सेल्स और सी सेल्स एंड रेगुलेट द कैल्शियम आयन लेवल्स इन ब्लड, ठीक है। ये ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब कि ये जो है ब्लड में अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाए तो उस कैल्शियम को ब्लड से निकाल करके बोन में स्टोर करता है, सही है, ब्लड से निकाल करके बोन में स्टोर करता है, जिससे बोन जो है वो बहुत ही मजबूत होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि थायरोकैल्सिटोनिन किस प्रकार से कैल्शियम आयन को रेगुलेट करता है। याद रखेंगे, ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का काम ये करता है, ठीक है। ब्लड लेवल को डिक्रीज करने का, कैल्शियम लेवल को ब्लड में डिक्रीज करता है। आगे हम लोग इस चीज़ पे वापस से आएंगे, तो इसलिए आपको मैं ये याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि क्या करता है, डिक्रीज करता है। ड्यू टू हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, कुछ डिजीज हो जाते हैं जिसे हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं, आपने देखा होगा। अभी हम आपको आगे फिगर भी उसका दिखाएंगे। ग्वाइटर को दोस्तों कुछ और नाम से जानते हैं, कभी कभी ग्वाइटर नहीं दे करके हमको जो है ग्रेव, ये ग्रेस नहीं है, ये ग्रेव है, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज, बेस्डॉर डिजीज, या एक्सोथेल्मिक डिजीज कहा जाता है, या पेरिस डिजीज कहा जाता है, ये सब इसके ग्वाइटर के नाम है, ठीक है, ग्वाइटर के नाम है। तो ये डिजीज हो जाते हैं। अगर इसके हाइपोसेक्रेशंस की बात करें तो हाइपोसेक्रेशंस में क्रिटिनिज्म, मैक्सीडेमा या सिंपल ग्वाइटर जैसी बीमारी हमें देखने को मिलती है। चलिए हम लोग एक बार इनका दर्शन कर लें। ये आपका ग्वाइटर्स है, ठीक है, ये ग्वाइटर है, या ये सिंपल ग्वाइटर यानी छोटा सा, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं मैक्सीडेमा और क्रिटिनिज्म,
क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग पाराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में बात करें। पाराथायरॉयड ग्लैंड के लोकेशन और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो 4 एम्बेडेड ग्लैंड्स ऑन द डोर्सल साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स आर नेम्ड एज पाराथायरॉयड ग्लैंड। चलिए अगर इसके हम लोकेशंस को एक बार देखने का प्रयास करें तो ये आपका हो गया थायरॉयड ग्लैंड, ये वोकल कोड के जस्ट नीचे थायरॉयड ग्लैंड, और ये हुआ आपका ट्रेकिया, ठीक है, जिसको हम लोग वायुनलिका कहते हैं हिंदी में। तो अगर हम इसको ऐसे पीछे घुमा दें, ये कौन सा साइड हो गया आपका, ये हो गया वेंट्रल साइड, ये हो गया वेंट्रल साइड, ठीक है। मतलब ये आपको अगर सामने से खोल के देखा जाए तो ये सामने से दिखेगा, ठीक है, गर्दन खोल के अगर आपका देखेंगे, जबकि ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग आपके गर्दन को पीछे से खोलना पड़ेगा हमें ये देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअली में ये एनसीईआरटी में रेड कलर में दिया हुआ है, बट ये येलोइश होता है, ठीक है, कैसा कलर का होता है, येलोइश कलर का। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड इस ये 4 इन नंबर है, 1 2 3 4 डोर्सल साइड में, कौन से साइड में, डोर्सल साइड में। चलिए यही हमें देखना था। 4 एम्बेडेड ग्लैंड्स ऑन द डोर्सल साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड आर नेम्ड एज पैराथायरॉयड ग्लैंड। हार्मोन की बात करें दोस्तों तो हार्मोन सेक्रेट करता है पाराथायरॉयड हार्मोन, या पाराथॉर्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है, पीटीएच शॉर्ट में। इसी को कॉलिफ हार्मोन भी कहा जाता है। नो नीड टू रिमेंबर कॉलिफ हार्मोन, कोई ज़्यादा जरूरी है नहीं। पाराथायरॉयड हार्मोन याद रख लीजिए, काफ़ी है। रोल की बात करें, what is the functions of parathyroid hormone? It regulates the phosphorus and calcium level। अभी देखिए, एक हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा था कि जो थायरोकैल्सिटोनिन है वो कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, यानी कि कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, जबकि यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहा है। बट इसमें अंतर क्या है कि ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, यानी कि अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो गया तो जो बोन में स्टोर करके रखा था थायरोकैल्सिटोनिन, वो कैल्शियम को निकाल के ब्लड में देना शुरू कर देगा, ठीक है। ये काम करेगा कौन, पीटीएच, पाराथायरॉयड हार्मोन, क्लियर। तो ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, कौन, पीटीएच। और अगर हम लोग टीसीएच की बात करें, यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन की बात करें, तो ये जो है कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में, बोथ आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, पीटीएच एंड टीसीएच आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। टीसीएच डिक्रीज, हमने यहाँ पे लिख भी दिया, टीसीएच डिक्रीजेज द कैल्शियम लेवल वाइल पीटीएच, आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया, पीटीएच इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल, ये गलत है यहाँ पे, पीटीएच इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है। अगर हम इसके डिजॉर्डर्स की बात करें तो हाइपर सेक्रेशन अगर हो जाए तो दोस्तों इसका काम, नॉर्मल काम क्या है पीटीएच का, बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में देना, ठीक है, अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी है। लेकिन अगर ये पीटीएच ही ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होने लगे तो क्या ये बोन को खोखला नहीं कर देगा, उसमें कुछ छेद टाइप का नहीं बना देगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम निकल जाएगा इससे। तो जब ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम निकल जाएगा तो हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, उसमें पोरस लाइक, छेद लाइक जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ओस्टियोपोरोसिस। जो कैल्शियम, जो बोन के सेल्स होते हैं, ठीक है, उसको ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। तो अगर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स लॉस होने लगे बोन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस, क्लियर। अगर इसके हाइपोसेक्रेशन की बात करें तो पैराथायरॉयड टिटेनी हो जाता है, और रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अगर आपने हाथ मोड़ा तो वो हाथ सीधा करने में आपको परेशानी होगी, और रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है ये आपको देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे पेंक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, और उसके बाद गोनेडोट्रोपिन। अगर इतने समय में 35 मिनट्स के अंतराल के टाइम में अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट का और एक वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।